नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। हम सबकी तरफ से आपको शुभ और स्वच्छ दीपावली। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बाजार इस हफ्ते। तो आखिरी कारोबारी दिन यानी जो शुक्रवार का ट्रेडिंग सेशन था, वहां मामूली तेजी देखने को मिली और सेंसेक्स 72 अंक की तेजी के साथ 64,904 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी की बात की जाए तो 30 अंकों की हम तेजी मान सकते हैं, 19,425 का लेवल रहा। ज्यादातर जो सेक्टोरल इंडाइसेस थे उसमें तेजी देखने को मिली और भारतीय शेयर बाजार में दिवाली के अवसर पर छुट्टी नहीं होती, यहाँ पर मुहूर्त ट्रेडिंग की परंपरा है। ऐसे में बाजार आज शाम 6:15 से शाम 7:15 बजे तक मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेंगे। तो अगर आपके मन में कोई सवाल है जो कि आप जानना चाहते हैं शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कि कैसे रहेगी स्टॉक्स की चाल, कहाँ निवेश करना है बेहतर विकल्प, कौन सा सेक्टर देगा बेहतर रिटर्न, इन तमाम सवालों के जवाब देंगे हमारे साथ जुड़े हमारे मार्केट विशेषज्ञ। अपना सवाल पूछने के लिए पहले आप जो नंबर्स हैं वो नोट कर लीजिए। नंबर्स हैं 011233873031 और दूसरा नंबर है 0112309760। तो एक बार आपको बता देते हैं शो शुरू करने से पहले, जब तक हमारे विशिष्ट मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, कि मुहूर्त ट्रेडिंग है क्या। तो मुहूर्त ट्रेडिंग को माना जाता है शुभ। क्यों? हिंदू रीति रिवाजों में मुहूर्त एक ऐसा वक्त होता है जब ग्रहों की चाल को अनुकूल माना जाता है और मुहूर्त में किसी भी काम को शुरू करने से उसका पॉजिटिव रिजल्ट सुनिश्चित किया जाता है। इसलिए दिवाली के शुभ मुहूर्त पर जब 1 घंटे के लिए शेयर बाजार खुलता है तो हिंदू धर्म के कई लोग अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पर स्टॉक्स की खरीदारी को प्रेफरेंस देते हैं और मान्यताओं के अनुसार 1 घंटे के दौरान यहाँ पर स्टॉक्स की जब खरीदारी की जाती है तो ऐसा माना जाता है कि पूरा साल आपका समृद्धि को प्राप्त करने वाला रहेगा। तो मुहूर्त ट्रेडिंग 6:15 से 7:15 बजे तक खुलती है और इस दौरान ट्रेडिंग की जाती है। माना जाता है कि भाई अगर आप इस घंटे में जो खरीदारी करते हैं, जो कमाई होती है, उसी तरह से आपकी समृद्धि पूरे साल रहती है और ये बहुत पुरानी परंपरा है मुहूर्त ट्रेडिंग की। जब हम शेयर बाजार की बात करते हैं तो शेयर बाजार में अगर आप आज ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आज, वैसे हम सब जानते हैं कि सोमवार से शुक्रवार तक ही शेयर बाजार कामकाज करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन पूरे साल में एक बार जो शेयर बाजार है वो शाम को भी खुलता है और इस पर रहेगी हमारी खास नज़र। तो अगर हम पूरे हफ्ते के ट्रेंड को देखें तो क्योंकि ये फेस्टिव सीज़न है और त्योहारी मौसम में हमने देखा कि किस तरह से तमाम जो कई सेक्टोरल इंडाइसेस थे जो कि त्योहारी सीज़न का जिन पर साफ असर पड़ता है। बात की जाए ऑटो की, बात हम करते हैं यहाँ पर बैंकिंग की, तो यहाँ पर एक अपटिक देखने को मिला शेयर बाजार में। ख़ास तौर पर आईपीओज़ का भी ये साल रहा है, ये महीना रहा है। उस लिहाज से बैंकिंग काउंटर्स में ज़बरदस्त जो है खरीदारी देखी गई। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर में, खास तौर पे ऑटो एंसेलरीज की अगर बात की जाए तो मुहूर्त ट्रेडिंग में खास तौर पर अगर आज का हम जिक्र करें कौन से ऐसे वो सेक्टर्स हो सकते हैं जिसमें आप खरीदारी करेंगे, इस पर भी हम करेंगे चर्चा। साथ ही साथ हम ये जानेंगे फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स, हमेशा हमारी कोशिश होती है इस शो के ज़रिए जो तमाम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं उन तक हम इस शो के ज़रिए ये पहुंचा पाएँ कि पहली बार निवेश करने के लिए सही तरीका क्या है और सही तरीके के साथ साथ कैसे वो शेयर मार्केट में निवेश कर सकते हैं। हमारे साथ इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बेहद खास मेहमान एनसी महेश्वरी साहब जुड़ गए। एनसी महेश्वरी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका और सबसे पहले बहुत बहुत शुभ और स्वच्छ दीपावली आपको। आप इस शो पर आए और आप अपने विचार इस मंच से साझा करेंगे। दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी शुक्रिया। महेश्वरी साहब, सबसे पहला सवाल तो ये है कि भाई मुहूर्त ट्रेडिंग है आज, तो इस मुहूर्त में क्या शुभ सेक्टर्स रहेंगे आने वाले इस पूरे साल के लिए जिस पे निवेश करने के लिए तमाम जो निवेशक हैं वो बहुत उत्सुक हैं? देखिए, हमारे अपनी जो स्टडी है अनुसार इस समय जो शुगर सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर, 3 सेक्टर्स में खरीदारी बन सकती है। अब खरीदारी के हमारे 2 नियम है, या तो हम वैल्यू बेस ले लें। वैल्यू बेस का मतलब है जो शेयर्स अभी नॉर्मल प्राइस से काफ़ी सबड्यूड है, और दूसरे हैं जिनकी प्राइस तो भी ज़्यादा है लेकिन आगे ग्रोथ पोटेंशियल और ज़्यादा है। तो मैं आपको दोनों ही तरह के कुछ शेयर्स बताना चाहूँगा। जैसे अगर हम चाहें कि अच्छे शेयर्स हैं लेकिन सबड्यूड है, अभी उनकी प्राइसिंग नहीं है और वैल्यू बाइंग है, जैसे रिलायंस है, HDFC बैंक है, आपका शुगर्स में आप देखेंगे बजाज हिंदुस्तान है,
इस तरह के कुछ शेयर्स हैं जो कि अभी काफी निचले स्तर पर अवेलेबल हैं और हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम में बहुत तेजी से बढ़ेंगे। दूसरे हमारे शेयर्स हैं जो न्यू टेक हैं, जैसे जोमेटो की हम बात करें, जिसको पेटीएम की बात करें, जो काफी लो पे आ गए थे, अब उनको मार्केट का कॉन्फिडेंस मिल रहा है, मार्केट में उनका शेयर्स आता जा रहा है, मार्केट डिमांड पिकअप हो गई है और उन्होंने एक रिकवरी फ्रंट दिखाना शुरू कर दिया है। तो मुझे लगता है ये न्यू टेक जो शेयर्स थे, ये भी आने वाले साल में बहुत अच्छा चलेंगे। महेश्वरी साहब, ख़ास तौर पर अगर हम बात करें ऑटो सेक्टर की, लगातार हमने ये कई बार अपने इस शो में चर्चा की कि ऑटो सेक्टर में एक बहुत ज़बरदस्त खरीदारी देखी जा रही है और ये तो पूरा महीना, ये कहीं अभी त्योहारी सीज़न चल रहा है। ऑटो सेक्टर पर कितने बुलिश हैं आप आने वाले समय के लिए? देखिए, ऑटो सेक्टर तो हम काफी दिनों से बुलिश चल रहे हैं और मैंने, क्योंकि नए सेक्टर की बात थी, इसलिए दिवाली पे हमने ये दो सेक्टर की चर्चा की। ऑटो सेक्टर में इंडिया अल्टीमेटली हैज टू बी दी हब ऑफ दी ऑटो मैन्युफैक्चर। हमारा जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड की एक ऑटोमोबाइल फैक्ट्री बनने जा रही है, जहाँ की जो नए मॉडल आएंगे, जो नई टेक्नोलॉजी आएगी, वो ही टेस्टेड होगी। पर्टिकुलरली जब से ईवी मॉडल आ गए, जब से हम इलेक्ट्रॉनिक्स और हाइब्रिड मॉडल की बात कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है पूरे वर्ल्ड को इंडिया एक दिशा देने वाला है, एक नया रोल मॉडल प्रदान करने वाला है। तो आने वाले टाइम में जितनी भी आपकी इंडस्ट्रीज हैं जो ऑटोमोबाइल से जुड़ी हुई है, चाहे डायरेक्ट इंडस्ट्री हो, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर हो, या उनकी एंसिलरीज, आप छोटे छोटे भी देखेंगे पिछले एक साल में, लाइक गैब्रियल की आप बात करें, जो पिस्टन देती है, इंजन देती है, छोटे उनके पार्ट्स देती है, करीब 200% की रिटर्न है। आप टाटा मोटर की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल है। आप मारुति की बात करें तो 800 टू 10,000 प्लस हो चुका है। महिंद्रा की अगर आप ऑर्डर बुक की बात करें तो आप छोटी सी भी गाड़ी लेंगे तो 1 साल की बुकिंग है। जहां पे इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड है और इतनी स्ट्रॉन्ग इनोवेशन है, तो वो सेक्टर बड़ा हुआ है। खाली ये है कि ओवर प्राइस हो गया, बिकॉज हर आदमी को पता है कि बढ़ जाएगा। आपका मारुति है वो 10,000 प्लस पे मिल रहा है, तो हो सकता है कई बार जो नया इन्वेस्टर है उसको 10,000 11,000 के शेयर लेने पे थोड़ा सा रिलेक्टेंस फील हो, इसलिए। अदरवाइज ऑटोमोबाइल सेक्टर हमेशा ही अच्छा है और नेक्स्ट 2-3 साल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अ, एक हमेशा टर्म हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं एनसी महेश्वरी, मल्टी बैगर्स। तो मल्टी बैगर्स कौन से हो सकते हैं? ख़ास तौर पर आज आपकी स्पेशल टिप्स, क्योंकि हम जानते हैं और इस शो के माध्यम से भी अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज 1 घंटे के लिए शेयर बाज़ार खुलेगा और ये एक मान्यता कह लीजिए कि भाई अगर 1 घंटे में जो आप ट्रेडिंग करते हैं उसका पैसा पूरे साल तक आपको आने वाले समय तक अच्छे रिटर्न्स देता है। देखिए, मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा हमें डिजॉइंटर जोड़ने की जरूरत है। जब भी हम मल्टी बैगर की बात करते हैं तो ये हाई रिस्क हाई गेन है। इसमें शेयर्स 3 से 4 गुना रिटर्न भी दे सकते हैं, दैट मीन्स 300 टू 4%, 400% रिटर्न के साथ साथ, लेकिन रिस्क इतना ज्यादा है कि उसकी इन्वेस्टमेंट इलिक्विड भी हो सकती है। जो मल्टी बैग जो भी शेयर्स होते हैं वो उनकी लिक्विडिटी बहुत कम होती है, वो जी। न्यूज बेस्ड है। अगर न्यूज अच्छी आ जाएगी तो बहुत अच्छे चल जाएंगे, लेकिन अगर न्यूज नहीं चल पाएगी तो उनको लिक्विडिटी नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को उनमें स्ट्रक होने का चल रिस्क भी है। तो दैट क्वेश्चन वी कैन, हम कुछ बता सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आप बजाज हिंदुस्तान की हमने जैसे बात की, इसका डेट खत्म हो चुका है। 500-600 करोड़ का जो डेट था वो पूरा खत्म हो चुका है, तो बहुत अच्छा चलने वाला है। आप मिल्टन प्लास्टिक की बात करें, इतना बड़ा ब्रांड है मिल्टन प्लास्टिक, अभी भी 15-16 रुपए पे अवेलेबल है। अगर आप बात जीएमआर पावर की करें, अभी भी 40 रुपए पे अवेलेबल है। इवन आप सुजलॉन की बात करें, इवन आप यस बैंक की बात करें, जी जी, ये सारे के सारे शेयर्स बहुत अच्छे हैं। फंडामेंटली इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज बिल्कुल डिमांड एंड फंडामेंटली बहुत सप्लाई के चलते बेटर ही हुए हैं जो बता रहे हैं एनसी महेश्वरी जी। जी, लेकिन कैटेगरी में है, लेकिन थोड़ा सा हमें विद कॉशन ही परचेज करना पड़ेगा। चलिए हमारे साथ पहले कॉलर जुड़ गए हैं एनसी महेश्वरी साहब। दिलीप कुमार सिंह जुड़े हुए हैं पटना से। दिलीप जी, शुभ दीपावली, पूछिए अपना सवाल। शुभ दीपावली आपको मैडम। जी पूछिए। मैं फर्स्ट चांस इन्वेस्ट करना रहा हूँ शेयर मार्केट में, तो क्या कौन सी रहे अच्छा रहेगा? महेश्वरी साहब, लगातार ये सवाल कई बार आता है कि हम पहली बार निवेश करना चाहते हैं, क्या सही तरीका है, फंड का कैसे चुनाव किया जाए। पर मैं तो ये भी बोलूँगी फंड मैनेजर का चुनाव करना भी बेहद ज़रूरी है। तो इन दोनों ही सवालों के जवाब एनसी महेश्वरी साहब आप दीजिए। बहुत ही सही बात की। एक्चुअली जब आदमी पहली बार इन्वेस्ट करता है तो उसके पास बहुत क्वेश्चंस होते हैं, और बहुत क्वेश्चन लेजिटिमेट और बड़े स्वाभाविक भी हैं, क्योंकि उसके पास सबसे पहले 3 इन्वेस्टमेंट क्लास हैं कि वो शेयर्स में पैसा लगाए, या आजकल गोल्ड भी डीमेट मिल जाता है, छोटे छोटे गोल्ड की यूनिट ले सकता है, या सिल्वर का ईटीएफ भी अवेलेबल है, उसमें भी लगा सकता है। अगर हम पिछले 1 साल के रिटर्न देखें
तो सिल्वर ने करीब 33% रिटर्न दिया है, जबकि इक्विटी ने करीब 7% रिटर्न दिया है। गोल्ड ने भी करीब 12% रिटर्न दिया। तो अपेरेंटली लोगों को लगता है कि क्या मुझे सिल्वर में जाना चाहिए, या मुझे गोल्ड में जाना चाहिए, या हमें इक्विटी मार्केट में जाना चाहिए। जब उन्होंने एक बार डिसाइड कर लिया कि उसके ये फायदे हैं, उसमें ये लिक्विडिटी है, इसका ये है, और वो इक्विटी में जाने के लिए उन्होंने एक मन बना लिया कि मुझे कुछ ना कुछ इक्विटी एक्सपोजर लेना है, तो सबसे पहले उनको एक ब्रोकर के पास अपना एक डीमैट अकाउंट खुलवाना है। डीमैट कम ट्रेडिंग अकाउंट खुलेगा, जहां नॉर्मल केवाईसी होती है, और फर्स्ट जो हैंड होल्डिंग है वो जिस ब्रोकर के यहाँ अकाउंट खोलेंगे वही उसकी फर्स्ट हैंड होल्डिंग करेगा। जो थोड़ा उनको क्या डोन्स है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उनकी रिस्क है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उनकी ऑब्लिगेशन है, उनको एक समझाया जाएगा। लेकिन ब्रॉडली अगर हम समझें तो ब्रॉडली उनको ये समझना है कि जब भी वो अकाउंट्स खोलें, और अकाउंट्स खोलने के बाद उनको शुरू में लो रिस्क के पीछे जाना चाहिए। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट उनको ये नहीं करनी चाहिए कि हाई गेन आ जाए। लाइक जैसे हमने अभी मल्टी बैगर की बात की, तो मल्टी बैगर को उनको शायद अवॉइड करना चाहिए, और उनको एक प्रतिष्ठित जो एक शेयर्स एस्टेब्लिश्ड है उन करनी चाहिए, जिनको हम निफ्टी 50 कहते हैं। मतलब उनको किसी से ज्यादा पूछने की जरूरत, बड़ी चीज अवेलेबल है, डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है कि जो निफ्टी 50 के 50 शेयर्स हैं, मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर मार्केट में पहली बार जुड़ रहा है उसको उनमें ही इन्वेस्ट करना चाहिए। या दूसरा तरीका है आईपीओ। जब भी हम गवर्नमेंट शेयर्स के आप देखेंगे हर 1-2 महीने बाद ओएफएस आ ही जाता है। ओएफएस में 5 से 6% डिस्काउंट इन्वेस्टर के लिए होता ही है, तो उसको इमीडिएटली 5 या 6% का रिटर्न आ जाता है, और शेयर्स अगर माफिक आ गया और थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट किया तो नेचुरली उनको 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न आ जाएगा। तो मुझे लगता है कि ओएफएस एंट्री, सेकंड स्टेज पे आईपीओ, एंड थर्ड स्टेज पे ओनली निफ्टी 50 शेयर्स ही लेना है। क्योंकि आप आईपीओस की बात कर रहे हैं, अभी हमने देखा सेलो का आईपीओ आया था, ऋषभ कंपनी का आईपीओ आया था, तो आईपीओस को लेकर किस तरह के जो मापदंड हैं वो हमें ध्यान में रखने चाहिए, खासतौर पर जैसे कि क्या वो ऑफर फॉर सेल है नहीं। तो अगर इसको आसान शब्दों में समझा जाए, कोई आईपीओ में निवेश करना चाहता है तो उसके लिए प्रमुख 3 बातें क्या होनी चाहिए दिमाग में रखने के लिए? देखिए, ओएफएस में हम जब प्रमोटर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले प्रमोटर्स यदि की कंपनी से भी ज्यादा जरूरत है हमें प्रमोटर्स को देखने की। लेकिन अभी पिछले 1 साल के अगर हम आईपीओस की बात करें तो आईपीओस में आजकल स्टार्टअप आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो पुराने एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्रियल हाउस थे उनके इशू नहीं आ रहे हैं, इशू उन लोगों से आ रहे हैं जिन्होंने टेक्नोलॉजी थी, जिनके पास स्टार्टअप की विद्या थी, उनके पास फाइनेंसिंग थी और प्राइवेट इक्विटी थी। उसके बेस पे उन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी से प्रतिष्ठान को खड़ा किया, लेकिन अब उसका वो आईपीओ ला रहे हैं। तो इसका मतलब है उस प्रोमोटर्स की ज्यादा डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए इन्वेस्टर्स प्रोमोटर्स को नहीं देख सकता। सेकंड, अब उनको पता है प्रोजेक्ट, जो न्यू टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट है उसमें भी ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनके पास कोई टेंजिबल एसेट नहीं है। उनका जो मॉडल है उसकी वैल्यूएशन जो है वो फ्यूचर प्राइस पे, फ्यूचर अर्निंग को डिस्काउंटिंग मॉडल है, जो कि एक आम उपभोक्ता के लिए, आम जो आपका इन्वेस्टर है, निवेशक है, उसके लिए समझना काफी डिफिकल्ट है। तो हमारे पास जो थर्ड और इजी ऑप्शन है वो बचा है कि हमारे जो उस समय उसके इन्वेस्टमेंट मैनेजर हैं, जो पब्लिक इशू को मैनेज कर रहे हैं, लीड मैनेजर हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है। ये बहुत अहम आपने बताया कि इसको ध्यान में रखते हुए हम कर सकते हैं आईपीओस में निवेश। और जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं पिंक सिटी जयपुर से। जितेंद्र जी, शुभ और स्वच्छ दीपावली की शुभकामनाएं आपको। पूछिए सवाल। हाँ, आप लोगों को भी। सर, हमारा प्रश्न जैसे आपने शुरू में बताया कि आने वाला मतलब जो है रियल इस्टेट है और इस तरह का 2-3 सेक्टर बताया, तो क्या हम म्यूचुअल फंड में भी ऐसा आता है, फार्मा सेक्टर, आईटी सेक्टर और रियल इस्टेट सेक्टर, तो क्या हम रियल इस्टेट सेक्टर म्यूचुअल फंड के थ्रू ले लें कि हमको कोई टेंशन ना रहे, वो लोग खुद ही परचेज सेल करता रहे अपने? बिल्कुल ठीक है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट में कम टाइम लगाना है, काफी आपके पास टाइम नहीं है जो डे टू डे मैनेज कर पाए, डे टू डे चेक कर पाए, तो आपके लिए सबसे अच्छा यही रहेगा कि आप सेक्टर के इंडेक्स में चले जाएं। अभी इंडेक्स हमारे पास अवेलेबल है। फार्मा में चाहिए तो फार्मा का मिलेगा, ऑटोमोबाइल का चाहिए तो ऑटोमोबाइल का मिलेगा, आईटी का चाहिए तो आईटी का मिलेगा। ऐसे ही जिस कंपनी के रियल एस्टेट के सेक्टर अवेलेबल हैं, और उसमें भी 2 चीज है। अगर आप उसमें ईटीएफ छांट लेंगे, म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा समझना पड़ेगा। एक ईटीएफ म्यूचुअल फंड है, एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड है। ईटीएफ में कॉस्ट ऑफ जो कलेक्शन है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, वो बहुत कम है। और दूसरा क्या है कि डायरेक्टली लिस्टेड है ऑन एक्सचेंजेस, आप जब बेचना चाहें सेम डे बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप ओपन एंडेड लेते हैं जिसमें आप बेचने की सुविधा नहीं है, तो वहां आपको कंपनी को रिडेम्पशन के लिए डालना पड़ेगा, वहां से 2-3 दिन बाद पैसा आएगा, एनएवी निकालनी पड़ेगी। कई बार रिडेम्पशन एनएवी पे डिस्काउंट पे भी हो सकता है। तो अगर जिस चीज का ईटीएफ अवेलेबल है, अगर आपने मन बना लिया है कि मुझे म्यूचुअल फंड लेना है, तो सबसे पहले आप देखिए कि उसका ईटीएफ अवेलेबल है या नहीं है।
अगर ETF है अवेलेबल तो आप ETF लीजिए, अगर ETF नहीं है तो आप डायरेक्ट उसकी चीज का म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। तो हमने ETF की बात हम कर रहे हैं, अगर महेश्वरी साहब, तो गोल्ड में क्या आपका पुट रहेगा, खास तौर पर क्योंकि फिजिकल गोल्ड सभी का प्यार, लेकिन ETF और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में ज़्यादा बेहतरीन विकल्प क्या, क्योंकि हमने देखा कि इस बार भी जमकर खरीदारी हुई है धनतेरस पर। देखिए, जहां तक गोल्ड की बात है, मेरा गोल्ड में सबसे फेवरेट जो रहा है वो सॉवरेन बॉन्ड रहा है। उसमें दो चीजें, एक तो मार्केट रिटर्न आपको मिल ही रही है, दूसरा अगर ओरिजिनल सब्सक्राइबर और मैच्योरिटी तक उसको अपने पास होल्ड करता है तो वो टोटल टैक्स फ्री है। आज की डेट में अगर आप देखें, आज 5 साल पहले गोल्ड जिसने 25,000 में लिया था, आज अगर 60,000 में बेचता है तो उसको जो 35,000 रुपीज का इंक्रीज मिला वो टोटल कैपिटल गेन से फ्री है। तो ये बहुत बड़ा सब्सटैंशियल बेनिफिट है अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड लें। प्लस जो आपको मार्केट रेट रिटर्न तो मिल ही रहा है, 2.5% का गारंटीड एनुअल रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो मुझे लगता है जिसको गोल्ड लेना है उसको सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में ही जाना चाहिए। और सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आप डायरेक्ट RBI का जब इशू आता है, मेरे ख्याल 2-3 बार आता है, जी। आप डायरेक्ट भी वेट कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में एज ए सेकेंडरी मार्केट भी वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप अपने ब्रोकर के थ्रू आप सॉवरेन उनको ले भी सकते हैं। और जैसे मैंने बताया, पिछले साल करीब 14% रिटर्न मिली है गोल्ड में। और जैसे मार्केट में अनसर्टेनिटी है, वर्ल्ड में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, मुझे लगता है गोल्ड अभी भी एक उपयोग बहुत अच्छा साधन है इन्वेस्टमेंट करने का। और हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, मनोज जुड़ गए हैं। मनोज जी पूछिए सवाल, नागपुर महाराष्ट्र से जुड़े हुए हैं। शुभ दीपावली आपको। ओके मैडम, मेरा एक सवाल था, जैसे अभी जो बैंकिंग सेक्टर जो ग्रोथ कर रही है अभी, इस हिसाब से बैंकिंग सेक्टर के मेरे पास शेयर है, IRFC रेलवे के शेयर है। हेलो जी जी, पूछिए पूछिए, हम सुन पा रहे हैं। और मेरे पास उज्जवन फाइनेंस के शेयर है 500। तो मैं ये सोच ये मेरा जो लॉन्ग टर्म के लिए उसमें व्यू है 5 साल के लिए, तो कुछ ग्रोथ हो सकती है उसमें और कुछ ज्यादा? अच्छा मिक्स बैग है इनके पास, रेलवे काउंटर्स भी हैं, बैंकिंग काउंटर्स भी हैं। जी देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जो नींव है वो फाइनेंशियल सेक्टर ही है। अगर हमारे शेयर मार्केट को रिटर्न्स देनी है तो जो रिटर्न जब ही आएगी जब हमारा फाइनेंशियल सेक्टर बहुत अच्छा काम करेगा। तो आपने जो चीज ली हुई है फाइनेंशियल सेक्टर में, बहुत अच्छी चीज ली है। और अगर इंडेक्स चलेगा, अगर हमारे को निफ्टी से रिटर्न मिलेगी तो फाइनेंशियल सेक्टर ही उसको लीड करेगा। अब खाली है कि उसमें आपको क्या कंपोजिशन है। अब जो शेयर्स हैं उसमें कई तरह के शेयर्स अवेलेबल हैं विद इन फाइनेंशियल सेक्टर। अगर आप बैंक की भी बात करें तो कई शेयर्स ऐसे हैं जिनका बीटा बहुत ज्यादा है, जो मार्केट से, अगर मार्केट 1% बढ़ती है, आप बीटा समझ लीजिए, मार्केट अगर 1% बढ़ेगी या घटेगी तो वो करीब 2 या 2.5% बढ़ेंगे या घटेंगे। दूसरा जैसे PSU है, PSU में आप देखेंगे काफी स्टेबिलिटी रही है और पिछले 1-1.5 साल में तो PSU बैंकों ने काफी अच्छी रिटर्न्स दी है। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप बड़े बैंक की बात करें, आप HDFC, एक्सिस बैंक और ICICI बैंक तीनों की रिटर्न्स को अपने PSU बैंक की रिटर्न से निकालें तो PSU बैंक की जो रिटर्न है वो काफी सुपीरियर रही है, ज्यादा रही है। तो हमें विद इन दैट सेक्टर हमें थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। और हमें अगर लॉन्ग टर्म में देखना है तो हमें लो बीटा जिसमें रिस्क कम हो, हमको उस सेक्टर को, उस शेयर्स को लेके अपने पास। इसमें एक चीज़ और भी मैं समझना चाहूँगी आपसे महेश्वरी साहब, क्योंकि कई बार क्या होता है, कई कॉलर्स हमें फ़ोन करते हैं, हम समझते हैं विशेषज्ञों के द्वारा कि जो उन्होंने शेयर लिया, अगर उसमें बहुत समय तक कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला, कई ऐसे शेयर्स हैं जिसमें कोई अपसाइड डाउन ट्रेंड देखने को नहीं मिल रहा, रनिंग नहीं देखने को मिल रही है, तो उस वक्त निवेशक थोड़ा घबरा जाता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे समय में, फंडामेंटल्स अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो? देखिए, ये आई थिंक स्लाइटली टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। मैं आपको थोड़ा सिस्टम समझाना चाहता हूँ। अगर हम हर इन्वेस्टमेंट क्लास के साथ ऐसा ही होता है। अगर आप सिल्वर की बात करें तो सिल्वर आज 75,000 है, 3 साल पहले 1000 थी और 1 साल तक उसमें कोई मूवमेंट नहीं था। ये थोड़ा सा बिजनेस साइकिल थ्योरी है, उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर हम डॉलर की बात करें तो डॉलर की पिछले 50 साल की हिस्ट्री है कि हर 4th ईयर में उसमें 4 साल का एक साथ जंप आता है, फिर 4th ईयर के बाद फर्स्ट सेकंड 2 ईयर वो ऑलमोस्ट नो एक्टिविटी रहती है। तो ये तो एक शेयर के साइक्लिक है। अगर शेयर में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो उसको लॉन्ग टर्म ही समझना चाहिए। उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मुझे विद इन 6 मंथ क्या रिटर्न आ गई या मुझे विद इन 1 ईयर क्या आ गई। अगर उस कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है, सबसे पहले की फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स कैसे छांटा जाए। आई थिंक सबसे पहले आज की मार्केट में हमें ये देखना है कि उसकी टेंजिबल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ
मार्केट सेलेबिलिटी क्या है, उसकी ब्रांड की वैल्यू क्या है। अगर उसका माल बिक रहा है, वो खाली कमोडिटी डील कर रहा है, कमोडिटी का मतलब है कि ऐसी आइटम जो कोई भी बना के बेच सकता है, या उसके पास कोई स्पेशल यूनिक प्रोडक्ट है जो खाली कोई बना सकता है। अगर उसका यूनिक प्रोडक्ट है तो सूनर और लेटर उस शेयर्स में रिटर्न आएगी ही, और हमें थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इसके साथ हम और भी कर सकते हैं, जिस समय हम इस टाइप के शेयर्स लें तो हम उसकी अर्निंग भी देख सकते हैं, कि जिसको डिविडेंड पे आउट रेशो भी कहते हैं। अगर हमें रिटर्न, मान लो आज बैंक की एफडी की 6% की रिटर्न है और उसका डिविडेंड पे आउट हमें 3 से 3.5% आ जाता है, जैसे फॉर आरईसी शेयर की बात करें, अगर हम की बात करें, आज हम और कई पीएसयू की बात करें जिनकी रिटर्न ही इस समय 3 से 4% है। पीटीएल एंटरप्राइज एक अनदर शेयर है जिसकी रिटर्न डिविडेंड में ही 4-5% आ जाती है। तो इसका मतलब है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो जीरो हो गई। आप 6% बैंक में एफडी पे रख के लेते थे, तो यहाँ आपको 5% तो मिल ही रहा है, लेकिन देन यू हैव गॉट ए राइट। आपको टाइम मिल जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि कल शेयर बढ़ेगा तो आप उसको पार्टिसिपेट कर पाएंगे। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, कानपुर से जुड़े हुए हैं शरद जी। शरद जी, शुभ दीपावली, स्वच्छ दीपावली आपको। पूछिए सवाल। जी पूछिए सवाल। मैंने मदरसन सुमी लिया हुआ है 59.90 में जी, तो उसके भविष्य में क्या इसमें हो सकता है? महेश भाई जी, मदरसन सुमी की बात कर रहे हैं, अच्छा काउंटर है। कब लिया आपने देखा होगा, पिछले 2-3 साल में इस ग्रुप में काफी मर्जर, डीमर्जर और कॉर्पोरेटाइजेशन हुई है। उसके चलते हुए डिफरेंट कंपनीज का जो पे बैक पीरियड आ गया है, जो उनका प्रॉफिट आ गया है, वो पिछले साल के प्रॉफिट से कंपेरेबल नहीं रह गया है। इसलिए इन सारे स्टॉक्स की रीवैल्यूएशन हो रही है, रीवैल्यूएशन फेज में है। इनको अभी मार्केट को समझने भी कि किस कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट है, उसके आने वाले टाइम में कौन सी सेल होगी, कितना होगा। जो इनको सद्भावना ग्रुप है उसमें कुछ और प्रोडक्ट चले गए हैं, मेजर में कुछ और प्रोडक्ट चले गए हैं, तो उनका मुझे लगता है कि नेक्स्ट कंसोलिडेशन फेज है। मुझे नहीं लगता कि नेक्स्ट 6 महीने या 1 साल में इसमें कोई मेजर रिटर्न आने वाली है, उसके बाद ये स्टेबलाइज हो जाएंगे। ग्रुप एसेज में कोई इशू नहीं है, बट मार्केट क्या है कि मार्केट अनसर्टेनिटी को लाइक नहीं करती है, क्योंकि सारी कंपनी डीऑर्गेनाइज हुई है, के चांस चलते हुए थोड़ा सा मार्केट को उसको समझने में टाइम लग रहा है। एक चीज और, क्योंकि समय भी कम है, ये जो मिडल ईस्ट का टेंशन है, साथ ही साथ आने वाले इलेक्शंस है, क्या इस फैक्टर को डिस्काउंट करके चल रहा है शेयर बाजार, महेश भाई साहब? नहीं, बिल्कुल डिस्काउंट नहीं कर रहा। इसलिए आपने अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा। मुझे लगता है हमें यहीं से शुरू करना चाहिए था कि दिवाली बहुत अच्छा है, हम बाइंग की बात भी कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने 1-2 बार बोला भी है कि बाइंग विद कॉशन। जब भी इलेक्शन होता है और ग्लोबल जो फैक्टर्स हैं वो मार्केट के कंड्यूसिव नहीं है, तो इसका मतलब है हमारा जो मार्केट है ये इन्वेस्टमेंट मार्केट ना होकर इस समय ट्रेडिंग रेंज है। ट्रेडिंग रेंज का मतलब है जब आपको 3-4% की रिटर्न मिले, आप उस समय उसको एग्जिट कर जाइए, और जब आपको दोबारा मौका मिलेगा तो आप दोबारा एंटर करिए। लाइक फॉर एग्जांपल अभी हमारा निफ्टी 19,400 के करीब चल रहा है। अगर ये 19,600 आ जाता है तो आप एक बार एग्जिट कर सकते हैं और वेट करें आप 19,200 के लिए दोबारा। मुझे लगता है इलेक्शन पहले और ग्लोबल ट्रेंड के चलते हुए मार्केट काफी वोलेटाइल रहेगी। आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सस्ते प्राइस पे। 19,000 से नीचे जब भी निफ्टी हो, आप बाइंग जब करें जब आपको निफ्टी 19,000 से नीचे मिले। चलिए महेश भाई साहब, आप इस शो पर आए, दिवाली वाले दिन आपने इतने अहम विचार हमारे सभी कॉलर्स के जवाब दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी दिवाली भी शुभ हो, स्वच्छ हो, मिठाइयों वाली हो। इसी के साथ आप इस मंच पर लगातार आते रहे, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सुबह सवेरे जुड़ने के लिए, और हमारी पूरी डीडी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बाजार इस हफ्ते में हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इस शो के ज़रिए आपको निवेश के साथ साथ वो सटीक रणनीति के बारे में जानकारी दें, खासतौर पर एक्सपर्ट्स के जरिए कि किस तरह से आप शेयर बाजार में निवेश कर सकते हैं। तो अगर जो सवाल अभी आपके रह गए हैं, जो कॉलर्स जुड़ नहीं पाए, वो अगले हफ्ते तक अपने सवाल बचा कर रखें, और स्टॉक से जुड़ी, सेक्टर से जुड़ी कोई जानकारी है तो हम फिर हाजिर होंगे हमारा शो अगले हफ्ते लेकर। लेकिन एक बार फिर इस मंच के माध्यम से शुभ और स्वच्छ दीपावली हमारे सभी दर्शकों को, हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।